हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने हमने ऑर्गेनाइजिंग के। ये हमारा फोर्थ चैप्टर विद पास्ट ईयर क्वेश्चन शायद आज ही खत्म हो जाए। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है पर मैं सोच रहा हूँ ऑर्गेनाइजिंग को आज ही खत्म करें, पैक करते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद फिर देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, एक और छोटा चैप्टर शुरू करता हूँ 5 6 लेक्चर में विद पास्ट ईयर क्वेश्चन विद केस स्टडी सब खत्म कर दूंगा। ठीक है। फिर एक बड़ा चैप्टर डायरेक्टिंग करते हैं। ऐसे मैंने सोचा न्यू ईयर तक ये दोनों चैप्टर हो जाने चाहिए एट एनी कॉस्ट। चलो खैर, देखते हैं क्या कर पाते हैं। बेटा शुरू के 3 4 क्वेश्चन मैं ही पढ़वाता हूँ जल्दी जल्दी से। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट एक्ट एज अ मींस फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन। बेटा प्लानिंग कर ली, उसके बाद एक्शन तो ऑर्गेनाइजिंग से ही स्टार्ट होता है। तो बेटा यही पूछ रहा है वो आपसे, कौन सा फंक्शन डील करता है इस बात से। तो भैया ऑर्गेनाइजिंग ही करता है। कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग फंक्शन एट एट द एपेक्स ऑफ मैनेजमेंट। सारा डिसीजन मेकिंग कहां पर है? एपेक्स ऑफ मैनेजमेंट के पास है, टॉप लेवल के पास है। इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। आगे बढ़ जाओ। द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब वर्किंग रिलेशन। वैसे में इतने में ही बात क्लियर होगी। ऑर्गेनाइजिंग की बात चल रही है पूरी की पूरी। ऑल्दो मैंने ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस कराई नहीं, पर बेटा फोर्थ वन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। पढ़ना जरा आराम से, पढ़ते ही समझ में आएगा। 2 3 हिंट है। सारे हिंट मार्क कर दिए मैंने, है ना? यही तो कराता है ऑर्गेनाइजिंग। कहता है अगर चेंज हो भी रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में, आराम से आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज करा देगा, पता भी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। यानी कि हम चेंजेस को आराम से अडॉप्ट कर पाएंगे। यही तो बात चल रही है, और क्या बात चल रही है। आगे बढ़ जाए बेटा। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन पढ़ना चाहिए। हमेशा ऐसे ही बोलते हैं हम, डेफिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन है। सिक्स्थ वन, द प्रोसेस ऑफ डिवाइनिंग एंड ग्रुपिंग, एंड वर्ड होगा ये, एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। ये थ्याव हेमन की डेफिनेशन है। मेरे नोट्स में भी यही डेफिनेशन है। कहां से उठाई? पूरी प्रोसेस से तो उठा रखी है डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग। आगे बढ़ जाओ जी। बेटा ये देखना क्या क्वेश्चन है। विच स्टेप ऑफ द प्रोसेस विल वी नीड टू परफॉर्म आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन वर्क के बाद क्या? डिपार्टमेंटलाइजेशन। आगे बढ़ो जी। करना चाहिए ये क्वेश्चन आप करोगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर की डिसएडवांटेज ही तो पूछी गई है आपसे बेसिकली। पढ़ना, 1 मिनट मैं पढ़ूंगा आपके साथ साथ। इट में लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट। नहीं भैया, एडवांटेज होती है इकोनॉमिकल, सस्ता होता है। मैनेजर में गेन पावर एंड असर्ट इंडिपेंडेंस एंड इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। देखो जरूर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है, इसमें ये लिमिटेशन होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर की। पर बेटा ये बिल्कुल करेक्टली लिमिटेशन नहीं है। कहता है मैनेजर्स में गेन पावर, फंक्शनल स्ट्रक्चर में इतनी पावर नहीं मिल जाती है आपको। ठीक है ना, ये डिवीजन में मिलती है। इधर देखना जरा, अगर डिवीजन का स्ट्रक्चर याद हो, एमडी हम बांट देते हैं मैंने डिवीजन में, कॉस्मेटिक डिवीजन, फुटवियर डिवीजन, लेदर गुड्स, गारमेंट्स। भैया एक डिविजनल हेड को इतनी पावर मिल जाती है कि कोई डिसीजन ले ले अपने अपने डिवीजन से रिलेटेड, किसी को बताना नहीं, कुछ नहीं पूछना। पावर यहाँ गेन होती है, वहां पावर गेन नहीं होती। फंक्शनल स्ट्रक्चर की सिर्फ इतनी सी डीमेरिट है। पर इसने मुझसे क्या पूछा? डीमेरिट ही पूछी है। पर बेटा इतनी बड़ी डीमेरिट फंक्शनल की नहीं है, ये बात डिवीजन की चल रही है। ठीक है ना, डिवीजन की भी तो यही मेरिट होती है कि वहां ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इग्नोर हो जाता है। यानी कि बेटा शुरू के 4 वर्ड से मुझे पता लगा कि ये डिविजनल की लिमिटेशन लिखी है, फंक्शन की नहीं लिखी। समझ आती है बात? आगे बढ़ना। थर्ड, इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन
तो ये डीमेरिट थोड़ी है, ये तो एडवांटेज है। आगे बढ़ना, हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, ये डीमेरिट है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में बेटा आप टॉप मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते, क्यों? क्योंकि आपको सारे काम नहीं आते। प्रोडक्शन में पढ़े हो तो प्रोडक्शन मैनेजर बन के पढ़े हो, एक ही काम आता है। यहाँ क्या होता है, कॉस्मेटिक डिवीजन का है, सारे काम आते हैं, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग। आप बहुत अच्छे से डिजर्व करते हो टॉप लेवल की पोजीशन, तो यहाँ ट्रेंड हो जाते हो आप टॉप लेवल के, रहेगा ट्रेंड नहीं हो पाते आप टॉप लेवल के, ये है लिमिटेशन। समझ आई बात? पक्का से आगे बढ़ते हैं। चलो जी, नेक्स्ट वन पढ़ना चाहिए, ये आप पढ़ोगे फटाफट से। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का यही काम है, एम्बिग्युइटी खत्म करना, सबका रोल क्लियर कर देना। याद है ना, बोलता था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना कितना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पीटर ड्रकर, is an indispensable means and a wrong structure will seriously impair the business performance or even destroy it। बेटा अगर रोल ही क्लियर नहीं होगा कि कौन कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, बात बताई थी ना बेटा, कैसे क्रिकेट टीम खेलेगी ग्राउंड में, कौन जाएगा टॉस करने, तो एम्बिग्यूटी है जो खत्म करनी है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ही तो खत्म करते हो आप, सबके रोल क्लियर करके, सबको वर्किंग रिलेशन क्लियर करके। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट वन, ये पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, दो वर्ड पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। डन, इजी वन। आगे बढ़ते हैं जी, थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे बेटा भी, पढ़ना फटाफट से। ऑब्लिगेशन दिख गया, आंसर है। चलो आगे बढ़ो। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर। डिपार्टमेंटलाइजेशन का दूसरा नाम होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, लिखा हुआ है फंक्शनल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ो जी, द पर्पस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? स्पेशलाइजेशन, एक जैसे काम एक आदमी करता रहे बार बार, इसलिए तो बनाया जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। आगे बढ़ो, नेम द concept which explain the manner in which decision making responsibility are divided among hierarchical levels। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ जो आपको पेपर में बार बार देखनी है ढंग से बेटा, जहां डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटी जा सके, हायरार्किकल लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स है, डिसेंट्रलाइजेशन लेवल है, डेलीगेशन, ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ जाओ जी, 15th वन पढ़ना, समझ में आ जाएगा पढ़ते ही। अकाउंटेबिलिटी बांटी जा सकती है? नहीं, फ्लो डाउनवर्ड है इसका, अकाउंटेबिलिटी का हमेशा अपने से ऊपर वाले के लिए अकाउंटेबल होता है, आंसरेबल होता है। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ असाइंड टास्क, ये बात बिल्कुल ठीक है जी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। वैसे ये बात हमने ना पढ़ ली है, हमारे बुक का ही क्वेश्चन है। पहले फुटवियर बनाती थी कंपनी, अब जा रही है क्लोथिंग में, डिविजनल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट वन पढ़ो जी, ये आप पढ़ोगे। डन, सिंपल। Delegation is a prerequisite to the efficient functioning of the organization। डेलीगेशन एक प्री रिक्वायरमेंट है अगर आप चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन ढंग से फंक्शन करे, है ना, वरना एक आदमी तो पागल ही हो जाएगा, काम कभी हो ही नहीं सकता ढंग से। बेटा कहते हैं इट इनेबल्स अ मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन द हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात है ये भी, और आपको दिख भी रहा होगा रीजन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, असर्शन की। इसी वजह से तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम कर पाती है, क्योंकि मैनेजर को दूसरे कामों के लिए, हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के लिए काम टाइम मिल जाता है, वरना तो भैया ऑर्गेनाइजेशन कभी ढंग से काम ही ना कर पाए। अगर टॉप लेवल सारा ध्यान अपना रूटीन जॉब में लगा देगा तो कहाँ चलेगी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना जी। तो ए आंसर होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें ऑप्शन थोड़ा अलग तरीके से दिए गए हैं। assertion true, reason true, reason is the correct explanation of assertion, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलो जी, नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। which of the following statement is correct with reference to organizing function? पढ़ना जी, यही करेक्ट है। बी वाला प्लानिंग का है, सी स्टाफिंग का है, डी कंट्रोलिंग का है। प्लानिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग के एडवांटेज दी हुई है बीसीडी में, यही है खाली ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड। आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन, which type of organizational structure will you suggest for a firm which has diversified activity
एंड ऑपरेशंस रिक्वायरिंग हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। फंसाया गया पहले आपको कि डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है, लेकिन बाद में बोला गया कि हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर से ही मिल सकती है स्पेशलाइजेशन तो। ठीक है, नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुपिंग सिमिलर नेचर जॉब इनटू लार्जर यूनिट आर कॉल्ड डिपार्टमेंट। और ये कौन सा स्टेप है, कौन से फंक्शन का? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है जी, मजाक चल रही है तो पढ़ो जी 22 जल्दी से। ठीक है, केस स्टडी भी यही था ना, वॉल्यूम ऑफ वर्क इतना हो गया है, इम्प्रैक्टिकल टू हैंडल है, ब्ला ब्ला ब्ला, यही होता था ना डेलीगेशन की पहचान। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट वन। Name the concept that refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior and determine the number of levels of management in an organization. Span of control या span of management, इधर देखना, number of subordinates to be controlled by a single superior। याद है मैं ऐसे ही बोलता था span of management की definition, ये भी ध्यान रख लेना पेपर में। अगर ये सब पोर्शन ना आया, सिर्फ इतना सा आ गया, कौन डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन? तो भी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से ही पता लगता है कि कितने लेवल बनेंगे। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, इधर देखना चाहिए। अगर हमने डिसाइड किया स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये है कि एक सुपीरियर दो ही सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, ये डिसाइड करा, और ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं, एक सुपीरियर दो को कंट्रोल कर सकता है, ये भी दो ही को कंट्रोल कर सकता है। अब चलते जाओ बेटा, अब 100 के लिए कितने लेवल बनाने पड़ेंगे आप खुद देख लो, 7-8 लेवल बन जाएंगे। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि कितने लेवल बनने हैं, ध्यान रखना ये बात हमेशा। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए, चलो जी नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, गलत है बात। अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड। रिस्पांसिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली, ये भी बात गलत है। अगर आप घर से अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस पढ़ के आए थे जिस दिन होमवर्क दिया था, हम एनसीईआरटी उठा के देख लो, लिखा हुआ है रिस्पांसिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, सारी नहीं बांटी जाती, कुछ ना कुछ रिस्पांसिबिलिटी हम अपने पल्ले भी लाते हैं। तो बेटा दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, यानी कि आंसर हो जाता है डी। पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन 25 हवा वाई क्वेश्चन है, आप ही निपटाओगे, फटाफट निपटाओ। 26 dash is the process of dividing work into manageable activity and grouping the activity with similar in nature। ठीक है जी, डिपार्टमेंटलाइजेशन। dash is the process by which the manager bring order out of chaos, remove conflict among people over work or responsibility, sharing and creates an environment suitable for teamwork। एक बार पहले ऑप्शन देख लो क्या, अच्छा अगर ऑप्शन ऐसा है बस तो फिर तो ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ शेयर की जाती है, वर्क कहाँ दिया जाता है, सबको पता है बेटा, ठीक है ना। मेरे को तो बस ऑप्शन देखना था किस सेंस में दे रखा है इन्होंने। लो जी आगे बढ़ाते हैं, एक मिनट तो जी। लो जी पढ़ना जी बेटा, नेक्स्ट वन। डैश ensures that the head of separate business unit in the organization are responsible for profit or loss of their unit and have authority over it। डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। वैसे डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है आंसर, पर ऑप्शन भी तो होना चाहिए वैसा। आपको ऐसे ही तो दिया जाता है जैसे आप ऑपरेट कर रहे हो ऑटोनॉमस यूनिट की तरह, ठीक है ना जी। एमडी के नीचे वही अभी बात मैंने करी, कॉस्मेटिक, लेदर, फुटवियर, गारमेंट्स हैं, तो भैया कॉस्मेटिक डिवीजन का हेड को सारी पावर दी जाती है, बिल्कुल ऐसा माना जाता है जैसे सेपरेट यूनिट है, ठीक है ना जी। और आप प्रॉफिट और लॉस के लिए एंटायरली रिस्पॉन्सिबल हो। याद है ना, इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान होता था, इसी की तो मेरिट होती थी। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं बेटा, 29 क्वेश्चन। Which statement is not correct with respect to organizational structure? पढ़ना है जी। वैसे इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कंफ्यूजन कर दिए, डी ऑप्शन तो देखो कितना हल्का दे रखा है, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अबे भाई क्या क्या ऑप्शन दिया आपने, एक मिनट में खत्म हो गया कुछ, ठीक है ना जी, कंफ्यूज होने वाली चीज ही नहीं है। डैश गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अभी समझाया था, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट देगा शेप, ठीक है ना जी। आगे बढ़ जाते हैं जी, अब क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आसान होने शुरू हो जाएंगे, पढ़ना फटाफट से।
31 for delegation to be effective it is necessary that authority granted must be commensurate with assigned responsibility. There should be a balance. बैलेंस नहीं होगा तो खराब है कहानी. बेटा एमडी के नीचे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नीचे डिपार्टमेंट है, डिविजनल स्ट्रक्चर. अब डायरेक्ट क्वेश्चन सारे छोड़ दूंगा. अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस, फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अथॉरिटी रिस्पॉन्स. अरे भैया कल आना, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं पेपर में. ठीक है. हाँ ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ठीक लगा था, पढ़ना चाहिए. क्वेश्चन ठीक लगा था मुझे. 42 क्वेश्चन. While doing so, Ramit has performed a step in a process of one of the function of management. Identify the step. केस आप पढ़ोगे, आंसर मैं आपको बता दूंगा. तो इसको भी पढ़वा दे बेटे. क्या किया बेटा? डिपार्टमेंटलाइजेशन तो किया. एक्टिविटीज हैविंग कॉमन नेचर शुड बी ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट. यही है डिपार्टमेंटलाइजेशन की डेफिनेशन. उन्होंने क्या किया बेटा? मीडिया करके डिपार्टमेंट ही तो क्रिएट करा, जहां बेटा लैपटॉप और मोबाइल फोन बेचते थे. कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स करके या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स करके एक डिपार्टमेंट ही तो क्रिएट किया. यही तो करा. एक जैसी एक्टिविटी को एक तरफा कर दिया उन्होंने. आगे बढ़ जाते हैं जी. फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस. दो बेसिस डिपार्टमेंटलाइजेशन के, तीनों पढ़े. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी. चलो जी आगे बढ़ो. नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर व्हिच प्रमोट्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. बेटा स्पेशलाइजेशन आप ही की मेरिट है और ये स्पेशलाइजेशन का ही हिंट है. अथॉरिटी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी, हो जाएगा. अकाउंटेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है, हो जाएगा जी. लो जी ये भी पढ़ना चाहिए. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये देखो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, क्लैरिटी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा. एक मिनट में पहचान लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग है इसको. तो ये पढ़ना है. इसको पहचान पा रहे हो? और वाले पोजीशन को. ठीक है जी. एक जैसी एक्टिविटी एक तरफा कर दी प्रिंसिपल ने भी. पढ़ना. नेक्स्ट केस. कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? फंक्शन. व्हाट इज मेंट बाय डिविजनल स्ट्रक्चर? दो एडवांटेज छोड़ दो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ने. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या, ऑर्गेनाइजिंग क्या, फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर क्या, ऑर्गेनाइजिंग के फायदे क्या, ये पढ़ना चाहिए एक बार बस. इन्वर्टेड कॉमा वाली लाइन आखिरी में तो खोदा पाड़ो और निकली चुईया. हो गया. आगे बढ़ जाए. फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस, फंक्शनल डिविजनल का डिफरेंस, ये पढ़ना चाहिए. डेलीगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एब्डिगेशन. एब्डिगेशन का मतलब होता है बेटा रेजिग्नेशन. डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है आपने रिजाइन दे दिया. बस यही तो मतलब है कि डे टू डे एक्टिविटी छोड़ दी है और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए कोशिश करोगे. भैया याद हो डेलीगेशन का बेस क्या है? रूटीन जॉब छोड़ देते हैं, ठीक है जी, और जो अपनी कोर एक्टिविटीज है, इंपॉर्टेंट इश्यूज है, उनके ऊपर ज्यादा अच्छा ध्यान लगाते हैं. साथ ही साथ बेटा खाली बैठ सकता है क्या टॉप लेवल? वो क्या करेगा? नई अपॉर्चुनिटीज खुद भी तो एक्सप्लोर करेगा. तो डेलीगेशन का मतलब वो रिजाइन दे देना नहीं है बेटा, बस रूटीन जॉब छोड़ देना है. काम तो उतना ही है, प्रेशर तो उतना ही है. बढ़ जाए आगे. चलो जी. फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस वो हो जाएगा. 3 लिमिटेशन हो जाएंगी, कुछ नहीं है इसमें. लो जी ये पढ़ना फटाफट से. कौन सा स्ट्रक्चर ये बता दो मुझे. तो डायग्राम तो बना ही लेंगे. कौन सा स्ट्रक्चर? फंक्शनल. कुछ कह थोड़ी रखा है. डिवीजन दूसरा प्रोडक्ट भी नहीं है, फंक्शनल स्ट्रक्चर ही है.
डायग्राम बना ही लोगे, एमडी के नीचे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, ऐसे इन्होंने बना रखा है। रही बात एडवांटेज की, सब पढ़ा रखा है, लिखा ही जाएगा। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दो फायदे लिखे जाएंगे जी। फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल इनफॉर्मल, पूरे पेज पे फॉर्मल इनफॉर्मल ही छाए रहते हैं। लो जी कुछ देखते हैं। समीर गुप्ता हमारी बुक की केस स्टडी है, इग्नोर कर लिया। ये देखो, सेलेक्टिवली डिस्पर्स द अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन आंसर है, 3 फायदे लिखने, लिखे जाएंगे। लो जी 14th क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी रेफर्ड टू इन द अबव स्टेटमेंट एंड स्टेट इट्स एलिमेंट। ठीक है जी, पढ़ना चाहिए। ये डेलीगेशन की बात ना एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, डेलीगेशन के 3 एलिमेंट, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। 5 पॉइंट विच हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है जी, डेलीगेशन के 5 फायदे लिखे जाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन इज द की एलिमेंट इन द इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग, उसके 4 फायदे लिखे जाएंगे जी। 4 मार्क क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट बीइंग हाइलाइटेड अबव। ठीक है जी, और नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द सुटेबल फ्रेमवर्क, यानी कि स्ट्रक्चर बताना है मुझे कौन सा है। ठीक है, और मैं अगर देख पा रहा हूँ, मुझे एक वर्ड दिख गया जो मुझे चाहिए था, ऑटोनॉमी। आंसर इज डिसेंट्रलाइजेशन, जो मर्जी हो लिखा जाएगा। और इसके साथ साथ बेटा कंपनी, ये पहली लाइन है, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है, यानी कि डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वोल्टेज वाला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन था, याद होगा मैंने कहा था कंपनी का नाम ये वी गार्ड है, बस ये तो इन्होंने एन गार्ड लिख के सारी बात वी गार्ड की एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप दैट नीड टू बी टेकन, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लिखना और कुछ नहीं। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन यही है, ऑर्गेनाइजिंग के फायदे लिख देंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज लिख देंगे, डिसेंट्रलाइजेशन लिखा जाएगा। हमारी बुक का केस है, छोड़ दो। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस सब पढ़ रखा है एनसीईआरटी में, ये पढ़ो ची। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड टू प्रोसीजरल डिले, हो गया मेरा तो फॉर्मल। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजरल डिले होते हैं? ठीक है ना, इनफॉर्मल में तो कम्युनिकेशन किसी भी डायरेक्शन में होता है, वहां तो जल्दी होता है कम्युनिकेशन। ठीक है ना जी, अब 1 मिनट में मैंने पहचान लिया, अब उसके फायदे लिखने हैं, वो तो लिखी दो क्या एडवांटेज। ये देखो आंसर। लो जी, डिविजनल स्ट्रक्चर डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया 11th 12th 4 फीचर हो गए, फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, बहुत बार हो गया। 30 रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा जाएगा, कुछ है ही नहीं। 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज लिखे जाएंगे, कुछ नहीं है। देख ही रहा हूँ उसमें तो कोई क्वेश्चन मुश्किल सा आ जाए। लो जी ये पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय द कंपनी, और 2 बेनिफिट 2 लिमिटेशन, वो तो लिखे जाएंगे। पढ़ना चाहिए, मुझे बताना जरा, फंक्शन है या डिविजनल। ये पढ़ो, 6 मार्क क्वेश्चन पहला। ये दिख रहा है बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इग्नोर्ड, कैसे अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट इग्नोर कर रहे हो, है ना। फंक्शनल स्ट्रक्चर डिवीजन का तो कोई हिंट ही नहीं है, दूर से दूर तक, कंफ्यूज भी कैसे हो जाए आदमी। बेटा ये केस दे रखा है, 1 मिनट पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और 3 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखो जी, हो गया, वैसे तो मेरा काम पहले पैरा में, हल्दीराम की बात चल रही है, समझ लो, नाम तो स्वीट एंड मोर ऐसे ही दे दिया इन्होंने। कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, स्वीट्स भी, नमकीन भी, कुकीज भी, फ्रोजन फूड, यही सब हल्दीराम बनाता है। ठीक है जी, वैसे एक और भी हिंट था, अगर आप आगे बढ़ते तो कहता मोर ओवर ईच ऑफ दीज यूनिट इज मल्टी फंक्शन। पहली बात तो ये 4 यूनिट है, फिर इसमें ये मल्टी फंक्शन भी, इनके अंदर फंक्शन भी है। ठीक है जी, विद इन ईच यूनिट डिफरेंट फंक्शन लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस आर टू बी परफॉर्म। डिविजनल स्ट्रक्चर, पूरे पूरे हिंट लो जी। आगे बढ़ते हैं। Identify and state the type of organization formed by the employees of Tati Software Limited. Explain the advantage or limitation
पढ़ना जी भैया, क्या करती है कंपनी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, लो जी भैया क्रिकेट क्लब चला रहे हैं सैटरडे संडे, हो गया जी, इनफॉर्मल है। जोजो एंड जोजो सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूरी ऑर्गेनाइजिंग में इकलौता ही है जो मुझे लगा सबसे बढ़िया, बेस्ट क्वेश्चन एवर। ठीक है जी, पढ़ना जी, ये पढ़ना भैया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कहता है बाय कोटिंग द लाइन गिवन अबव आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ द कांसेप्ट डिस्कस्ड अबव। पहले तो कांसेप्ट पता होना चाहिए, फिर लाइन कोट करनी है और बताने उसके कौन कौन से बेनिफिट है। ठीक है जी, रही बात कांसेप्ट की, उसमें तो मैं मदद कर दूंगा, बाकी भैया मैं एडवांटेज में बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। ठीक है, पढ़ना शुरू करना कहीं ना कहीं। कंसेप्ट में तो आपको पता ही है आंसर क्या होगा, दो ही हो सकते हैं, या डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। हेड मार्क कर दिया मैंने। कंपनी ने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर कर रखी है लोअर लेवल्स तक। डिसेंट्रलाइजेशन, अब बेनिफिट्स आप ढूंढ लो, अब हेडिंग याद है तो ढूंढने जाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन की 6 हेडिंग कौन सा बना देगा, इधर देखना जी मेरी तरफ, डिसेंट्रलाइजेशन की 6 हेडिंग कौन सा बना देगा, 6। पढ़ लिया फिर तो तुमने, चलो पढ़ो जी। एक सेकंड बाबू, आंसर बताओ मुझे। Therefore, the response does not take time. डिसीजन मेकिंग बांट रखी है ताकि टाइम ना लगे, क्विक डिसीजन मेकिंग। समझ आती है बात, आगे बढ़ना। दिस propagates the belief that people are competent, capable, resourceful, who can get a chance to prove their ability। बेटा कहीं ना कहीं उनको ज्यादा चांस मिल जाता है अपनी एबिलिटी शो करने का। क्या लिखोगे, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। ठीक है जी, आगे बढ़ना। And enables the company in identifying those executives who have the necessary potential to become dynamic leader, so that checking required on decision taken by the lower level of management is least। यहाँ इन्होंने ना दो जगह पे मुझे लगता है कि गड़बड़ कर रखी है। इन्होंने ना, एक सेकंड यहाँ पर, एक एक सेकंड दो मेरे को। इन्होंने ना इसको डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर लिख रखा है, एक मिनट इधर देखना जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। यहाँ डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स नहीं आ सकता, मुझे लगता है ज्यादा करेक्ट डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स है। इनिशिएटिव भैया एम्प्लॉय को आगे आने दिया जा रहा है,
उसको अपनी एबिलिटी शो करने को मिल रही है। और रही बात ये कि वो फ्यूचर में डायनामिक लीडर बन सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर ज्यादा सुटेबल है। अब मुझे नहीं पता सीबीएसई सजेस्टेड आंसर क्या था, लेकिन मुझे ये सही लगा। ठीक है ना जी, इधर देखना है, मैं इनके आंसर पे नहीं जा रहा हूँ, पहली लाइन तो बिल्कुल वही है कि रिस्पॉन्स में टाइम नहीं लगेगा, क्विक डिसीजन मेकिंग है। This propagates the belief that people are competent, capable, resourceful, who can get a chance to prove their ability. Develop initiative among subordinates. उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, डिसीजन मेकिंग करने को मिलेगी डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, और वो फ्यूचर में डायनेमिक लीडर बन सकते हैं। ये वो डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। एंड लास्ट वन, this makes it possible to evaluate performance at each level and each department can be individually held accountable for their result. Better control, इनके ऊपर कंट्रोल भी है, इनको हम रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे इनकी परफॉर्मेंस के लिए। ये चार आंसर। इनका जो सेकंड और थर्ड था वो मैंने स्विच किया, मुझे वो ठीक नहीं लग रहा। क्लियर? रख आज के लिए इतना ही रहे हैं, मुझे पता है कि सिर्फ 2-4 मिनट के मुद्दे से मैं लेट हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, लेट तो हूँ। कल खत्म करेंगे, हाथों हाथ बिजनेस एनवायरनमेंट शुरू कर देंगे। बाय।